जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज भी हम आप लोगों के लिए एनडीए और बेचू एंट्रेंस से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड वो आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आपसे एक बात कहना था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 1 की लाइमन श्रेणी का पहला सदस्य का तरंग दैर्ध्य होता है। देखिए लाइमन सीरीज जो होती है उसका जो मिनिमम वेवलेंथ होता है, लाइमन सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1216 होता है। लाइमन सीरीज का जो मिनिमम होता है 912 होता है और मैक्सिमम 1216 होता है। तो पहला सदस्य पूछ रहा है तो अर्थात मिनिमम पूछ रहा है, तो ये होगा 912 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसका याद रखिएगा कि कितना होता है, 1216 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर तरंग दैर्ध्य प्रथम सदस्य का तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो देखिए लाइमन सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वही प्रथम सदस्य होगा। तो लाइमन सीरीज का प्रथम वेवलेंथ होता है 912 एंगस्ट्रॉम, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर कभी पेपर में पूछा तो 1216 होती है। कितना होती है? 1216 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? कह रहा है विच इज़ द सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। देखिए आपको एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि इसको याद करने में आसानी रहे। ट्रिक क्या है? UVIII, मतलब पहली सीरीज़ अल्ट्रावायलेट की और दूसरी सीरीज़ विजिबल की और बाकी सभी सीरीज़ इंफ्रारेड की ओर होती है। तो कौन सी सीरीज़ होता है? तो पहली जो होती है लाइमन जो होती है अल्ट्रावायलेट की ओर, दूसरी सीरीज़ होती है विजिबल की ओर। तो अर्थात दूसरी सीरीज पहली लाइमन होती, दूसरी बामर होती, तीसरी पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। तो ब्रैकेट, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड तीनों अवरक्त भाग की ओर जाती हैं। बाकी सब जो होती हैं वह दूसरी सीरीज वामर सीरीज जो होती है वही विजिबल की ओर होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी सीरीज विजिबल की ओर होगी? तो वामर सीरीज होगी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग में गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें जितनी होती हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, उनको छोड़ करके जो होती हैं वही डिफ्लेक्ट करती हैं। तो एक्सरे भी आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा रे भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यूवी भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा खोज किया गया था। तो इसका ऑप्शन कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। तो जितने भी आवेशित कण होते हैं वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं, और बाकी कण जो होते हैं वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो विक्षेपित नहीं होती हैं, और उनको छोड़ करके जो आवेशित कण होंगे वही वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होंगे। क्वेश्चन नंबर अगले पे ध्यान दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देते क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला ये कह रहा है कि द वेव नेचर ऑफ लाइट इज कॉन्ट्राडिकेटेड बाई, मतलब प्रकाश के तरंग स्वभाव को कौन नकारता है? देखिए विवर्तन, व्यतिकरण और पाल्टियर प्रभाव, दोनों ये सब आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पार्टिकल नेचर में दो आते हैं। पार्टिकल नेचर में दो आते हैं। कौन कौन आता है? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, और दूसरा आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों पार्टिकल नेचर को दिखाते, वेव नेचर को नहीं दिखाते। तो कौन नकार रहा है वेव नेचर को? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 4th होगा। फिर कह रहा है द वेव फ्रंट इज एसोसिएटेड विद द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब समांतर रे ऑफ लाइट अगर कोई आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? देखिए बिंदुवत स्रोत होता है तो गोली होता है, रेखीय स्रोत होता है तो बेलनाकार होता है। जब प्रकाश स्रोत अनंत से आएगी तो उस समय जो होता है वो समतल होता है। तो इसका सही जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा।
पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसा बनाती हैं? प्लेन वेव फ्रंट बनाती हैं। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में होता है तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाता है। हमारे नोट्स में देख लीजिएगा, आवेश 3 नेचर दिखाता है। रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रो चार्ज कितना नेचर दिखाता है? 3 नेचर दिखाता है। 3 नेचर कौन कौन से होते हैं उसकी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप लिखते चलिएगा। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये त्वरित अवस्था में जब होता है तभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो यहाँ त्वरित की बात कर दिया है, तो अर्थात जब आवेश त्वरित अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है? त्वरित एक्सेलरेटिंग अवस्था में रहता है या दोलनित्र अवस्था में रहता है, तब वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है एक से बढ़कर एक रखा गया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप पर बड़ा समय दे करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आपको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही रखा जा रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाई, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हम पढ़ते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR बराबर जो होता है 1/2 पाई रूट में होता है LC। रूट में क्या होता है? LC। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट में LC। तो L को भी अगर रिड्यूस कर दिया जाए तब भी बढ़ जाएगा, और C को भी रिड्यूस कर दें तब भी बढ़ जाएगा। तो L को रिड्यूस करने पर हो जाएगा तो डिक्रीजिंग L होगा, क्योंकि विद्युत क्रमानुपाती में एक घटता है तो दूसरा क्या होता है? बढ़ता है। तो अर्थात L को घटा करके हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड एबव द क्यूरी टेम्परेचर बिकम्स लाइक, जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप हीट करते हैं तो आपको बता दें जब क्यूरी ताप के ऊपर पहुंचते हैं, किस पर? क्यूरी ताप पर या क्यूरी ताप से ऊपर पर आप रहते हैं, तो उस समय जो होता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, कौन सा पदार्थ? लोह चुंबकीय पदार्थ, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो बदल जाता है अणु में। किस में बदल जाता है? अणुचुंबकीय में बदल जाता है। तो किस पर बदलता है? वो भी क्यूरी टेम्परेचर पर। किस पर बदलता है? क्यूरी टेम्परेचर पर बदलता है। तो क्यूरी ताप पर ही लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है? अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी भी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह ग्रेटर देन R होता है, और ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब वर्ड में आइडियल लग गया तो और भी ज़्यादा होगा, तो और ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जाएगा तभी आइडियल होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, जब वहाँ पर आइडियल शब्द आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए जो भी बेटा आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे सब एक से बढ़कर एक और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करा है। फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर किसका बनता है? तो फ्यूज वायर जो बनता है उसमें उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। उच्च प्रतिरोध एंड निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। और ये बनता किससे है? ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो ये जो फ्यूज़ वायर बनते हैं, कौन वायर? फ्यूज़ वायर जो बनते हैं वो दिमाग में बैठा लीजिए कि वो दो लोगों से मिलके बनते हैं, लेड और किससे बनते हैं? टीन से मिलके बनते हैं। तो लेड और टीन से मिला करके बनते हैं फ्यूज़ वायर। और फ्यूज़ वायर क्या होता है बेटा? इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसके साथ ही साथ प्लस लो एमपी होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पर।